Hello and welcome students. Myself Gigi Azam from Azam English classes. Today my topic is for class 12 students and I am going to teach a lesson from Flamingo. It's the first lesson from your textbook and the name of the lesson is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. It's a very good chapter, it's a very good lesson. This lesson tells us the importance of mother tongue. It also teaches us that it is necessary for the nation to survive its mother tongue. Let's move toward your lesson. The last lesson is by the author Alphonse Daudet. In the last lesson summary, the author narrates events about the year 1870 when France was captured by Bismarck-led Prussian forces. Furthermore, the Lorraine and Alsace districts went under Prussian rule. There was the discontinuation of teaching French in these two districts. There was an order for the French teachers to leave. Consequently, M. Hamel was not able to stay in his old school. In spite of this, the last lesson from him was full of devotion and sincerity. Now, let's move toward your lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel has said that he would caution us on participles, and I did not know the first word about them. उस सुबह मैं देर से स्कूल के लिए निकला। मुझे डांटे जाने का डर था, ख़ास करके क्योंकि एम हैमिल ने हम लोगों को पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था जिसको वो पूछने वाले थे और मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। नरेटर यहाँ कह रहा है कि उस सुबह वो देर से निकलता है स्कूल के लिए। उसे डर था कहीं उसे डांट ना पड़े क्योंकि एम हेमिल ने उन्हें पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे और वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि वो पूरा दिन बाहर गुजारे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब यहाँ पे नरेटर जो हैं वो क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौसम बहुत गर्म था, बहुत चमकदार मौसम था। द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं जंगलों में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और आरा मशीन के पीछे का जो खुला मैदान था उसमें पर्शियन के सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। ये जो पार्टिसिपल के जो नियम नरेटर को मिला था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगने वाली चीज़ें थी ये सारी चीज़ें। चिड़ियों का चहचहाना, पर्शियन सोल्जर का ड्रिलिंग, इधर उधर घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें उस पार्टिसिपल उस क्वेश्चन से जो कि एम हेमिल ने इन लोगों को याद करने के लिए दिया था उससे फार बेटर था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। लेकिन मेरे अंदर पावर था। नरेटर कह रहा है कि मेरे अंदर पावर था मुझे अपने आप को रोकने के लिए और मैंने अपने आप को रोका। इन चीज़ों को देखने के चक्कर में मैं रुक नहीं गया बल्कि मैं स्कूल की तरफ भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुज़र रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा मैंने देखी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें हैं, जितने भी बुरे समाचार हैं, सब उसी बुलेटिन बोर्ड से हम लोगों को प्राप्त होते थे, हम लोगों को मिलते थे। हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर। और मैंने सोचा
अपने आप में बगैर रुके हुए कि अब कौन सा मामला है जो इतनी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है. देन as I heard by as first as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." फिर जब मैं जितना तेज़ भाग सकता था मैं अपने स्कूल की तरफ भागा. लोहार जो वहाँ अपने हेल्पर के साथ खड़ा था और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, उसने मेरे पीछे से चिल्लाया, "इतना तेज़ बच्चे क्यों दौड़ रहे हो? क्यों इतना तेज़ स्कूल जा रहे हो? अभी तुम्हारे पास बहुत समय है अभी तुम्हारे पास." I thought he was making fun of me and raised M. Hamill's little guardian all out of breath. मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं एम हेमिल के छोटे से गार्डन में हाँफते हुए पहुंच गया. यूजुअली when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great rural rapping on the table. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बहुत बड़ी हलचल स्कूल में रोज़ हुआ करती थी. रोज़ एक शोरगुल, एक आवाज़ सुनाई पड़ती थी, जैसे डेस्क का खुलना और बंद होना, एक साथ बच्चों का मिलकर लेसन लर्न करना या रिपीट करना, और ज़्यादा समझने के लिए हम लोगों का अपने हाथों को कान के करीब ले जाना, या फिर टीचरों के डंडा मेज़ पर बजाना. ये सारी आवाज़ें जब स्कूल खुलती थी तो बहुत तेज़ी से गलियों में गूंजती थी और लोग दूर से ही इन सारी आवाज़ों को सुन लिया करते थे. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. लेकिन आज सब कुछ बहुत ही शांत था, बहुत ही खामोश था. मैं हमेशा बिना देखे हुए अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए शोर के भरोसे रहता था. ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन सब कुछ संडे की सुबह की तरह शांत था. सारी चीज़ें खामोश थीं. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamill walking up and down with his treble iron ruler under his arm. खिड़की से मैंने जब क्लासरूम के अंदर देखा तो देखा कि मेरे जितने क्लासमेट थे सब पहले से ही वहाँ आ चुके थे, और एम हेमिल हाथ में एक भयानक लोहे का डंडा लेकर इधर उधर टहलते हुए नजर आए. I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने से अंदर जाना पड़ा. You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया हुआ और मैं कितना डरा हुआ था उस वक्त. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." लेकिन कुछ नहीं हुआ. एम हेमिल ने मुझे देखा, बहुत ही काइंड वे में कहा, "जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेज, हम तुम्हारे बिना लेसन शुरू करने जा रहे थे." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright,
did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. मैं मेज़ के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। मेरा डर थोड़ा कम ही हुआ था। मैंने टीचर को उसके हरे कोट, उसकी झालर वाले शर्ट और काली मखमली टोपी पहने हुए देखा। सभी चीज़ों पर एम्ब्रॉयडरी किया गया था और ये ड्रेस वो इंस्पेक्शन के दिन या फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डेज में ही पहना करते थे। इसके अलावा वो कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत खामोश, शांत दिख रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो बेंचेस जो हमारे पीछे कभी खाली पड़ी रहती थी, गांव वाले वहाँ चुपचाप हमारी तरह बैठे हुए थे। बूढ़ा हाउज़र अपनी तिकोनी टोपी के साथ, एक्स मेयर, एक्स पोस्टमैन, पोस्टमास्टर और उनके अलावा कुछ और लोग वहाँ बैठे हुए थे। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. हर एक उदास दिखा और हाउज़र एक पुराना कायदा ले आया था। उसने उसके किनारों को थपथपा गया तो खोला और अपने घुटनों पर रखकर अपनी आई साइट को उसके पेजेस पर डालना शुरू कर दिया। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं उस सब के बारे में सोच रहा था, एम हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठे और उसी गंभीर और जेंटल वॉइस में जो वो हमारे साथ ऑलवेज यूज़ किया करते थे, कहा, मेरे बच्चों, ये अंतिम लेसन है, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. बर्लिन से एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का ऑर्डर आया है। नया टीचर कल आ रहा है। ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एकदम सावधान हो जाओ। What a thunderclap these words were to me. Oh, the riches that was what they had put up at the town hall. वो शब्द मेरे लिए कितने बिजली की तरह कड़कने वाले थे। ओह, वो दुखी लोग, ये था जो उन्होंने टाउन हॉल के सामने लिख रखा था। यानी बुलेटिन बोर्ड पर जो लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पर यही मैसेज बर्लिन की तरफ से आया था और लोग उसी मैसेज को वहाँ भीड़ लगा करके देख रहे थे। यानी एल्सेस और वहाँ के रहने वालों के लिए अब उनका जो लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज उनसे छीन लिया जा रहा था और उसकी जगह पर उन्हें जर्मन पढ़ाया जाना था। My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh,
How sorry I was for not learning my lesson, for shaking birds, eggs, or going sliding on the shore. My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of these saints were old friends. Now that I couldn't give up and M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि लिखा कैसे जाता है, मुझे और नहीं सीखना चाहिए, मुझे तब वहीं रुक जाना चाहिए। आह, मुझे मेरे पाठ, मुझे मेरे लेसन न सीखने का कितना अफसोस था। चिड़ियों के अंडे ढूंढने का, सार पर फिसलते हुए जाने के लिए मेरी किताबें, जो थोड़ी देर पहले मुझे एक समस्या लगती थी, जो ले जाने में इतनी भारी थी, मेरे ग्रामर और मेरे संतों के इतिहास अब मेरे पुराने दोस्त बन गए थे, जिनको मैं त्याग नहीं सकता था और एम हेमेल भी नहीं त्याग सकता था। इस विचार ने कि वह दूर जा रहा था, कि मैं उससे दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मुझे उसके डंडे के बारे में भुला दिया था और ये भुला दिया था कि वह कितना सनकी था। इस पैसेज में नैरेटर को अफसोस हो रहा है अपने लेसन ना याद करने और ना पढ़ने का, जैसा कि आप लोगों को भी आगे चल कर के अफसोस होता है कि काश अगर हम भी मेहनत किए होते तो हम भी एग्ज़ाम में सही रिज़ल्ट ले आते। नैरेटर को यहाँ पर इसी बात का अफसोस हो रहा है कि वो पढ़ने के बजाय चिड़ियों के घोंसले में जाता था और वहाँ से अंडे चुराता था, वहाँ से अंडे निकालता था और सार पर स्लाइडिंग करता था। किताबों को वो अपने लिए बोझ समझता था, पढ़ना बेवकूफ़ी समझता था, लेकिन आज उसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत नज़र आ रही हैं और वो सोच रहा है काश के मैं ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं बहुत कुछ पढ़ लिया होता। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. बेचारा आदमी ये उस लेसन के सम्मान में ही था कि उसने संडे को पहने जाने वाले कपड़े पहने थे, और अब मैं समझ गया था कि गांव के ये जो बूढ़े आदमी क्लास के पीछे क्यों बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये इसलिए था कि उन्हें भी अफसोस था, विलेजर्स को भी अफसोस था कि वो अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। ये उनका हमारे टीचर को उसकी 40 साल की सेवा के लिए थैंक्स कहने का तरीका था और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था जो अब उनका नहीं रहा था। Second part of this lesson will come soon. Thank you for watching the video.